हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटेटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम करने वाले हैं रासो साहित्य और ये साहित्य का हमारा आज का 7 नंबर का क्लास होगा। अभी तक हमने 6th क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज का जो हमारा पार्ट होगा ये पार्ट नंबर 1 होगा। जिन्होंने अभी तक के साहित्य की 6th क्लास नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और सीक्वेंस में आपको सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी, ठीक है। और इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो अभी तक की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल कराई गई है। आज वाला पीडीएफ जैसे ही रासो साहित्य कंप्लीट होगा, यानी कि इसके जितने भी 2 या 3, 4 जितने भी पार्ट्स बनेंगे, टोटल पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद में एक ही पीडीएफ में आपको रासो साहित्य अवेलेबल कराया जाएगा, जिससे आपका कोई भी पार्ट इधर उधर ना हो और सीक्वेंस में आपको ये चीज़ें मिलती रहें, ठीक है। तो आज का पीडीएफ हम आज नहीं आपको देंगे, जब रासो साहित्य कंप्लीट हो जाएगा तब आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। जिन स्टूडेंट ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह से आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं या आप नेट जीआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं, यानी आपका साहित्य जहाँ पर भी आएगा तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है जो कहीं पर कोचिंग जाकर नहीं ले सकते, घर पर ही रहते हैं या कोई जॉब करते हैं और उन्हें अपना एक कंप्लीट कोर्स करना है, तो वे मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बस क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को इससे जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। रासो साहित्य। रासो साहित्य जो है ये हिंदी साहित्य का एक प्रमुख भाग है। आदिकाल में लिखा गया है रासो साहित्य और इसमें वीरों की कहानियाँ लिखी गई हैं। रासो साहित्य सामंती व्यवस्था, प्रकृति, संस्कार से जुड़ा हुआ है। यह पश्चिमी हिंदी प्रदेश से जुड़ा हुआ है। रासो वीर साहित्य में राजाओं की, महाराजाओं की तथा शासकों की वीरता का वर्णन किया गया है। देखिए, जो रासो साहित्य है इसमें अधिकतर अगर आपसे रस पूछा जाता है तो वीर रस और आपको श्रृंगार रस, 2 ही रस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिएगा, देखिए रासो जो शब्द है, सबसे पहले यही जानना है कि इसकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के क्या क्या मत रहे हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर मत थे तो जिनको मैंने लिया है आप देखिएगा। रासो शब्द की जो उत्पत्ति है, नंदुलारे वाजपेयी जी जो हैं इस शब्द की उत्पत्ति रास से मानते हैं। नंदुलारे वाजपेयी जी रास शब्द से रासो की उत्पत्ति मानते हैं। रासक शब्द से देखिएगा चंद्रबली जो पांडे हैं, चंद्रबली पांडे, ये रासक शब्द से मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ये भी रासक शब्द से ही इसकी उत्पत्ति को मानते हैं। रासक शब्द से ही पंडित विश्वनाथ मिश्र ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी रासक शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। नंबर 3 पॉइंट पर आते हैं रसिक शब्द। रसिक शब्द से कौन मानता है रासो की उत्पत्ति? नरोत्तम स्वामी। नरोत्तम स्वामी मानते हैं कि रासो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो रसिक शब्द से हुई है। नेक्स्ट 4 नंबर पर राजस्यु शब्द आता है और गारसद तासी जी जो हैं ये राजस्यु शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति को मानते हैं। राजयश, डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री मानते हैं राजयश शब्द से। ये कहते हैं कि जो रासो शब्द है इसकी उत्पत्ति राजयश शब्द से हुई है। नेक्स्ट आता है 6 नंबर पर रसायन शब्द। रसायन शब्द से कौन मानता है? आचार्य शुक्ल मानते हैं, ठीक है। और रहस्य शब्द लास्ट आपका आता है। रहस्य शब्द से किसने माना है? कविराज श्यामल दास ने मानी है और काशी प्रसाद जायवास ने मानी है। इन शब्दों इन्होंने मानी है रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति। अब रासो शब्द की कुछ विशेषताओं को देखते हैं, देन आप उसके बाद में क्या देखेंगे कि रासो जो शब्द है ये आपका पता चला आपको कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और किस शब्द से मानी। अब विशेषताओं को देखिएगा, फिर कुछ रचनाएं करेंगे, ठीक है। चलिए,
देखिएगा, जो विशेषताएं हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप कोई साहित्य पढ़ें उसके विषय में। जैसे हमने राज साहित्य पढ़ा था, जैन साहित्य पढ़ा, अपभ्रंश साहित्य हमने पढ़ा, तो वहाँ हमने इन सब की विशेषताओं को देखा है। अब रासो साहित्य है तो रासो साहित्य की विशेषताएं कंप्लीट कर लेते हैं। रासो साहित्य हिंदी का पहला साहित्य माना जाता है। हिंदी का पहला साहित्य, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, हिंदी का पहला साहित्य माना जाता है। यह सामंती समाज की उपज है और रासो साहित्य चारण परंपरा से जुड़ा हुआ है। चारण परंपरा, आप चारण काल किसने स्टार्ट किया था ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर चारण परंपरा आई तो दिमाग में एकदम आना चाहिए आपके कि जब मैं पढ़ा रही थी आपको काल विभाजन, तब मैंने नामकरण में भी बताया था कि चारण काल किसने दिया, तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। रासो साहित्य में वीर गाथाएं लिखी गई हैं। रासो साहित्य उपदेश मूलक और श्रृंगार मूलक तथा वीर रसात्मक रचनाएं हैं। रासो साहित्य के अंतर्गत रासो साहित्य को देश भाषा काव्य के नाम से भी जाना जाता है। रासो शब्द का अर्थ क्या है? विलास है या फिर क्रीड़ा। आप किससे लगा सकते हैं? विलास या क्रीड़ा से रासो शब्द के अर्थ को लगा सकते हैं। इन रचनाओं में कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। ठीक है, अतिशोक्ति बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा था नहीं जितना इन्होंने वर्णन किया उनके विषय में, लेकिन इन्होंने अतिशोक्ति का मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों के द्वारा रचा गया। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ अपनी कल्पना का समावेश भी कवियों के द्वारा किया गया है और इन रचनाओं में युद्ध प्रेम का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये जो राजा थे ये युद्धों से प्यार करते थे, युद्ध इनको अति प्रिय थे। इन रचनाओं में वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। इन रचनाओं में डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, डिंगल पिंगल शैली क्या होती है? अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी और ब्रज मिश्रित राजस्थानी, ये डिंगल पिंगल होती है। ठीक है, इनमें विविध प्रकार की भाषाओं एवं अनेक प्रकार के छंदों का भी वर्णन किया गया है। तो यहाँ तक क्लास कैसा लगा जरूर बताइए। पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो ज़रूर कर दीजिए और क्लास को अपने ग्रुप्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, आप जितना इसको ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होकर हम और अच्छे से अच्छा मटेरियल आपके लिए लेकर आएंगे। और मैं ये जानती हूँ कि अगर आपने ये वाली क्लास कर ली है और ये PDF 2 से 3 बार पढ़ ली है तो आपको साहित्य के लिए कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिएगा। देखिए, जैसे रासो साहित्य के अगर कुछ उदाहरण की बात करी जाए कि कौन कौन से उदाहरण, कौन कौन सी रचनाएं इसके अंतर्गत आती हैं, तो इसमें हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो को, विजयपाल रासो को, हमीर रासो देखते हैं, बीसल देव रासो को भी यहाँ पर देखा जाएगा, परमाल रासो और संगत सिंह रास, इसमें जो रचनाएं आती हैं वे ये हैं। फिर रासो साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण कथन को देख लीजिए। रासो साहित्य से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण कथन हैं? जिस प्रकार विलास नाम देकर चरित्र काव्य लिखे गए हैं, रूपक नाम देकर चरित्र काव्य लिखे गए और प्रकाश नाम देकर चरित्र काव्य लिखे गए, ठीक वैसे ही इसी प्रकार से रासो नाम देकर भी चरित्र काव्य काफ़ी लिखे गए हैं। ठीक है, नाम देकर भी चरित्र काफ़ी लिखे गए हैं, यानी चरित्र काव्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिखे गए हैं। कथन पूछा जाए किसका है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आएगा। नेक्स्ट एक और कथन है यहाँ पर देखिएगा, जैसे जैन रास मूलतः है, जैन रास मूलतः सांप्रदायिक है किंतु साहित्य में प्रविष्ट होकर इसका रूप श्रृंगार वीर मिश्रित हो गया है। ठीक है, श्रृंगार और वीर मिश्रित हो गया है, तो ये क्या हो गया? एक आपका रासो साहित्य के अंतर्गत आ जाता है। जब ये साहित्य में प्रविष्ट होता है, रूप और श्रृंगार यानी कि श्रृंगार रस इसमें आ जाता है, वीर रस इसके अंतर्गत आ जाता है, इन दोनों का मिश्रण इसमें आ जाता है। जब जैन रास साहित्य के अंतर्गत वीरता वाले भाव आते हैं, श्रृंगार वाले भाव आते हैं,
ठीक है, ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, कि वही काव्य जो है, जो जैन के समय में था रास साहित्य, वही जब उसमें वीर गाथाएं आने लगी, उसमें श्रृंगार की रचनाएं की जाने लगी, तो वही बदलकर रासो हो जाता है। ऐसा कथन माना गया है बच्चन सिंह के द्वारा, ऐसा जो समझा है बच्चन सिंह जी ने। नेक्स्ट इसमें कथन है आगे, बीसन देव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आता है। काव्य के अर्थ मैं नहीं है, ये में है, ठीक है, में रसायन शब्द जो है वो बार बार आता है। अतः हमारी समझ में रसायन शब्द से रासों की उत्पत्ति हुई है। और रसायन शब्द से किसने मानी है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर किसने मानी है। आचार्य शुक्ल का ये कथन है कि बीसन देव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आता है, अतः हम ये समझ सकते हैं कि रसायन शब्द से ही रासों की उत्पत्ति होती है। और रसायन शब्द से मानी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही है, ये कथन भी शुक्ल जी का है। ठीक है, आगे देखते हैं रासो साहित्य के प्रमुख ग्रंथ और इनके ग्रंथकार कौन है। तो पहले जो ग्रंथ का नाम आता है वो है खुमान रासो। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इस ग्रंथ के रचनाकार हैं बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, इनका समय है, इस ग्रंथ का समय 9वीं शताब्दी माना गया है। 9वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का इसमें चित्रण किया गया है। किसका चित्रण किया गया? तो आप बता सकते हैं, चित्तौड़ के राजा थे खुमान। खुमान के युद्धों का इसमें वर्णन किया गया और इसका नाम रखा गया खुमान रासो। ठीक है, इस ग्रंथ की प्रमाणिक जो हस्तलिखित प्रति है वो पुनः संग्रहालय में संरक्षित रखी गई है। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। हर एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो ध्यान में रखा जाना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। इस ग्रंथ के अंतर्गत 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। यानी कि यह जो ग्रंथ है, ये जो खुमान रासो है, ये 5000 छंदों में लिखा गया एक विशाल काव्य ग्रंथ है। राजाओं के युद्धों और विवाहों के सरल वर्णन से इस काव्य की भावभूमि का विस्तार हुआ है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की भी इसमें प्रधानता है। इस काव्य में, इस खुमान रासो ग्रंथ के अंतर्गत दोहा, सवैया और कवित छंद प्रयुक्त किए गए हैं। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुमान नाम के 3 शासक हुए थे। कितने शासक हुए थे? 3 शासक हुए थे। जो पहला शासक था खुमान प्रथम जो था वो विक्रम संवत 810 से लेकर 865 तक माना जाता है। और उनका समय, फिर खुमान द्वितीय आते हैं, 800 से 900 विक्रम संवत इनका समय माना जाता है। थर्ड नंबर पर आते हैं खुमान तृतीय, विक्रम संवत 665 से 990 के बीच में इसका समय माना गया है। ठीक है, और इस खुमान रासो के अंतर्गत जिनका वर्णन किया गया है वे कौन से खुमान थे? तो वे द्वितीय नंबर के खुमान थे। ठीक है, खुमान द्वितीय थे वे, ये वाले जिसके ऊपर खुमान रासो लिखा गया है। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं तो देख लीजिए। फेमस पंक्ति इनकी यही है, तो यहाँ पर मेंशन की गई है। पियू चित्तौड़ ने आवेहु सावन पहली, जावे बाट बिरहणी खिणी खिणी आणवई खीज, संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरई न दे, पंछी घाल्या पिंजरे छोटन रो संदेह। तो ये पंक्ति खुमान रासो की पंक्ति है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पंक्ति है इनकी, तो यही वाली पंक्ति यहाँ पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट जो हमारा ग्रंथ आता है वो है बीसल देव रासो। ठीक है, बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की रचना है बीसल देव रासो। इस रचना का समय अगर ईस्वी में आप जानना चाहते हैं तो 1155 ईस्वी। इसको हमने विक्रम संवत में भी लिया है 1212 ईस्वी। ठीक है, विक्रम संवत 1212 इसका समय है। और आप ईस्वी से जब संवत बनाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें 57 ईयर को प्लस कर सकते हैं। जैसे ही आप 57 ईयर को प्लस करेंगे तो ईस्वी से आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? संवत में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर संवत में है, ईस्वी में लाना है तो फिर आपको माइनस कर देना होगा। ठीक है, सर्वमान्य मत भी है
इनका समय 1155 ईस्वी या फिर आप विक्रम संवत 1212 मान लीजिए, और शुक्ल जी के अनुसार भी यही समय है इनका। शुक्ल जी ने इसके प्रमाण में निम्नलिखित पंक्ति भी निर्धारित की है, तो आप ये पंक्ति देख सकते हैं, देखिएगा। 1272 मझारी, 1272 मझारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, ये पंक्ति कही है शुक्ल जी ने ये पंक्ति कही है। और किसके संबंध में कही है? ये पंक्ति आपको बीसलदेव रासो के संबंध में कही गई है, ठीक है, बीसलदेव रासो के। आगे देखिएगा, बीसलदेव रासो जो है ये राजस्थान के प्रसिद्ध कवि नरपति नाहल के द्वारा रचित एक रचना है। बीसलदेव रासो राजस्थान के कवि थे नरपति नाहल जी, इन्होंने ही इस रचना को लिखा है। और यह रचना पुरानी पश्चिमी जो राजस्थानी भाषा में लिखी गई है, पश्चिमी राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। यह एक वीर काव्य है। इसमें इतिहास और कल्पना दोनों का मिश्रण किया गया है। कुछ पार्ट्स इसके इतिहास के हैं और कुछ कल्पना के को आधारभूत रखते हुए उसमें मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, इसमें इस रचना को, ठीक है, ये जो रचना है आपकी बीसलदेव रासो, इसे बांटा गया है 4 खंडों में, ठीक है। ये रचना 4 खंडों में बटी हुई है। पहला खंड जो है इसके अंतर्गत मालवा के भोज परमार भोज थे, ठीक है, इनको भोज परमार भी बोलते हैं और परमार भोज भी बोलते हैं। इनकी पुत्री राजमती से शाकंभरी नरेश बीसलदेव, जिनको आप विग्रह राज के नाम से भी जानते हैं, के विवाह का वर्णन किया गया है। पुत्री किसकी थी? भोज परमार की पुत्री थी। और किसके साथ में इनका विवाह होता है? राजा कहाँ के थे? शाकंभरी के राजा थे। कौन? बीसलदेव, ठीक है, बीसलदेव, जिनका नाम विग्रह राज के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। इनके साथ में राजमती का विवाह हो जाता है। दूसरे खंड में जो वर्णन किया गया है उसमें बीसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाने का वर्णन किया गया है। बीसलदेव राजमती से, अपनी पत्नी से रूठकर कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा चले जाते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस खंड में वर्णन किया गया है, आप बताएंगे द्वितीय खंड में है। और अगर पूछ लिया जाए कि बीसलदेव, ये क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से LT ग्रेड में, ये क्वेश्चन आया था कि बीसलदेव अपनी पत्नी राजमती से रूठकर कहाँ चले गए थे, ठीक है, तो बताना था उड़ीसा। तृतीय खंड में क्या है वर्णन कि राजमती का विरह वर्णन किया गया है। राजमती किस तरीके से परेशान होती है अपने पति के वियोग में, ठीक है, तो विरह वर्णन यहाँ पर किया गया है। फिर चतुर्थ खंड आता है। चतुर्थ खंड में जो भोजराज हैं, ठीक है, भोजराज द्वारा अपनी पुत्री, भोजराज कौन थे? परमार भोज, जो कि मालवा के शासक थे, इनके द्वारा अपनी पुत्री को वापस ले आना। ये अपनी पुत्री को जाते हैं शाकंभरी और वहाँ से वापस ले आते हैं। फिर बीसलदेव को वहाँ से चित्तौड़ ले आना। कहाँ से? उड़ीसा से चित्तौड़ ले आना, ठीक है। ये इसमें प्रसंग का वर्णन किया गया है, इस प्रसंग का, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ इस रचना के अंतर्गत 12 मासा का वर्णन मिलता है। इस रचना में 12 मासे का वर्णन मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है 12 मासे का वर्णन कौन सी रचना में मिलता है? तो बीसलदेव रासो में। इस रचना में श्रृंगार के वियोग और संयोग पक्षों का मार्मिक रूप से वर्णन किया गया है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। और इस रचना के अंतर्गत, बीसलदेव रासो के अंतर्गत जो वीर रस है ना, वो बस नाम मात्र के लिए है, ठीक है। इसमें वीर रस का ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया, श्रृंगार रस की ही इसमें प्रधानता रही है। इस रचना की भाषा की अगर बात करें तो पिंगल है, इसकी शैली को भी बोल सकते हैं। शैली कौन सी है? पिंगल है। आगे देखिएगा, 12 मासा का वर्णन कार्तिक मास से आरंभ होता है। जो बीसलदेव रासो है, इसमें जो 12 मासा प्रारंभ होता है ना, ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि 12 मासे का वर्णन कहाँ से प्रारंभ होता है, किस मास से प्रारंभ होता है? तो ये कहाँ से होता है? कार्तिक मास से प्रारंभ होता है। और मैं आपको बताया भी है कि जो आषाढ़ मास से है, आषाढ़ मास से कौन सी रचना के अंतर्गत बीसलदेव रासो इसका 12 मासे का वर्णन प्रारंभ होता है? आषाढ़ मास से। तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। ये जब मैंने आपको DSSS भी कराया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे कराए थे, चीज़ है हमारे चैनल पर बनी हुई, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से आप कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। और अभी जो मैं आपको साहित्य पढ़ाना शुरू किया तब भी मैंने आपको बताया था, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हिंदी में 12 मासे का वर्णन
यह प्रथम ग्रंथ है जिसके अंतर्गत ये 12 मासे का वर्णन किया गया है हिंदी में। ये बात आप समझेंगे, अभी तक हो चुका है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? हिंदी की बात कर रहे हैं। तो हिंदी में 12 मासा का यह प्रथम ग्रंथ है जिसमें 12 मासा का वर्णन किया गया। और किस मास से प्रारंभ हुआ है? कार्तिक मास से। और जो पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं, उसमें किस मास से हुआ था? आषाढ़ मास से। कौन सी रचना है, किसकी रचना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की प्रति का संपादन किया, जो कि इसका मूल रूप माना जाता है। किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के द्वारा। कितने छंद हैं इसमें? 128 छंद हैं, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गीत की सबसे पुरानी पुस्तक माना है। ये वीर गीत की है, ठीक है, वीर गीत ही है। वीर गीत की सबसे पुरानी पुस्तक इसको माना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इस ग्रंथ को स्तरीय रसायन की संज्ञा भी दी गई है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर राजमती का ही वर्णन किया गया है अधिकतर, तो इसे स्तरीय रसायन भी कहा गया है। इसमें कुल पृष्ठों की संख्या अगर पूछी जाए तो 100 है, 100 पृष्ठ हैं इसके अंतर्गत, और यह एक लघु ग्रंथ है। मेघदूत तथा संदेश रासक की परंपरा भी इस ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगी। इसकी अगर शैली पूछ लिया जाए कि बीसलदेव रासू की शैली कौन सी है, तो पिंगल शैली है। आगे चलते हैं और आगे इसके कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। इसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसमें जो सर्वत्र प्रयोग हुआ है वो वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। अब इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां आती हैं, तो आप पंक्ति को देख लीजिएगा। जो भी इसकी महत्वपूर्ण पंक्ति थी मैंने यहाँ मेंशन की है। आसो जई धन मंडिया आस, आसो जई धन मंडिया मास, मंडिया मंदिर घर कलिवास, मंडिया मंदिर घर कलिवास, धौलिया चौबारा चौसंडी ओनन। देखिए आगे देखिएगा, एक और लाइन बचती है इसकी यहाँ से। साधारण धौलिया पौली पगार, गौस चंडी हरसी फिरई, जो उधर अविषय मधु करता। तो इसका भावार्थ क्या है? ये तो ऊपर से गुजर गई होगी आपके। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसके भावार्थ को मेंशन किया है, तो आप ये देख सकते हैं इसका मतलब क्या निकलता है। अश्विन में राजमती ने आस लगाई, अश्विन का माह आ गया, कार्तिक माह से कौन सा महीना आ गया? अश्विन का महीना आ गया, और राजमती जो है वो आस लगाई है कि अब शायद उसके जो प्रियतम है वो लौट आएंगे, ठीक है। क्या आस लगाई है? कि जो उसके प्रियतम हैं, बीसलदेव हैं, वो अब लौट आएंगे, ठीक है। वे क्या कहते हैं इसके विषय में कि वो इतनी ज़्यादा खुश थी उम्मीद से कि भाई वो आएंगे, तो उसके आने के लिए उन्हें क्या क्या कार्य किया वहाँ पर। उसने राजभवन और शयन गृह को सजाया, ठीक है। पूरे राजभवन को राजमती ने सजाया, और पूरे जो उनका शयन गृह था, सोने का जो कक्ष था, उसको भी उसने सजाया। उसने चौपाल और चौखंडी की सफ़ेदी भी करा दी। जो चौपालें होती है ना, चौपालें और चौखंडी जो थी, ठीक है, वहाँ भी उसने सफ़ेदी करा दी, एकदम नए जैसा बना दिया। उस स्त्री ने ड्योढ़ी तथा परकोटे की भी सफाई कराई। गवाक्षों पर चढ़कर वह हर्षित फिर रही थी कि शायद उसका मूढ़ पति घर आ जाएगा, ठीक है। वो इतनी मतलब अपने मन ही मन वो सोच रही थी कि अब उसका पति आएगा, तो उसने हर जगह साफ सफाई की, सुंदरता, उस डेकोरेशन की अपने पति के वेलकम के लिए। तो वो ये सोच रही थी अपने मन में राजमती। आगे देखिएगा, बीसलदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, और इसके बाद हमारा आज का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होगा। कथन के बाद में देखिएगा, बीसलदेव रासो के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। यह नरपति नाहल की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, ठीक है। ये जो कथन है, ये नरपति नाहल की पोथी का विकृत रूप अवश्य है। नरपति नाहल क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने लिखा है इस ग्रंथ को, बीसलदेव रासो के रचनाकार हैं, ग्रंथकार हैं। इसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं, ठीक है।
ये किसका कहना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। आगे देखिए, एक और कथन है आपके लिए। मध्य युग के समोच्च हिंदी साहित्य, संपूर्ण हिंदी साहित्य में इन्होंने कहा है कि जो मध्य युग का हिंदी साहित्य था, उस संपूर्ण हिंदी साहित्य में जबान की इतनी तेज किसको कहा गया है? राजमती को कहा गया है। और मन की इतनी खरी नायिका नहीं दिखाई पड़ती, यानी कोई रचना ऐसी नहीं है जिसमें जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका हो जितनी कि राजमती है। ये राजमती के संबंध में ये कथन कहा गया है, इनके संदर्भ में। और कहा किसने है? आचार्य शुक्ल जी ने ये कथन कहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट और आज की क्लास का ये लास्ट सेकंड कथन है, देखिएगा। इस ग्रंथ में श्रृंगार रस की प्रधानता है, यानी बिसल देवरासु जो है, ये जो ग्रंथ है आपका, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। और वीर रस जो है इसमें नाम मात्र के लिए है, आभास मात्र ही है। आपको सिर्फ राजा है, एक दो बात उसकी बता दी गई है, तो उसके आभास से आपको मालूम होता है किसी युद्ध का इसमें ऐसा वर्णन नहीं किया गया। ठीक है, संयुक्त और वियोग के गीत, ये संयुक्त नहीं होगा, ये संयोग होगा। संयोग और वियोग के गीत ही गाए गए हैं। कवि ने किसके गीत गाए हैं? संयोग और वियोग के गीत ही गाए हैं। तो ये होगा यहाँ पर, ये PDF में ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है, संयोग और वियोग के गीत ही यहाँ पर गाए गए हैं। ये कथन भी आपका शुक्ल जी का है। संदेश रासक के समान ही बीसन देवरासों की भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा का भी इसमें मिलती है। ठीक है, इस ग्रंथ में मेघदूत की और संदेश रासक की, ऊपर भी बताया मैंने इसकी विशेषताओं में, कि इसकी परंपरा भी इस ग्रंथ के अंतर्गत मिलती है। तो ये कथन किसका है? ये कथन जो है वो डॉक्टर नगेंद्र जी का है। किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है, ध्यान में रखेंगे। और आज जो है हमारा ये पार्ट नंबर 1 ये यहीं पर समाप्त तो होता है। कैसा लगा आपको क्लास ज़रूर बताइए। अभी तक भी आपने अगर लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है अभी तक, और जिन्होंने कर लिया है वो क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए, अगर आप चाहते हैं इस तरह की क्लास आपको मिलती रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, हमें पूरा आपका साहित्य कंप्लीट कराया जाए, तो आपको क्लास को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप जितना ज़्यादा अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड सर्कल में इस क्लास को शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए और बेहतर मटेरियल लेकर आया जाएगा। ठीक है, और ये क्लास लेने के बाद, ये PDF आप पढ़ने के बाद में कहीं और किसी भी क्लास को आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा साहित्य और पूरा आपका हर एक चीज़ आप यहाँ कराई जाएगी। चाहे आपका वो काव्य शास्त्र में हो, लेकिन सीक्वेंस में होगा, भाषा विज्ञान हो या व्याकरण हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको सीक्वेंस में कराई जाएगी। बस आपको करना क्या है कि क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना है। और PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। काफ़ी बच्चे जुड़े हुए भी हैं और उनको वहाँ अच्छा भी लग रहा है। जैसे ही वे अपने PDF को लेते हैं तो अच्छा भी लगता है, रेस्पॉन्स भी मिलता है मुझे उनका अच्छा। तो चलिएगा, मिलते हैं आपसे इसके पार्ट 2 के अंतर्गत, जिसमें हम पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो ये वाली रचनाएं करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।